जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक और दूसरा चरण है इसका 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। तो प्रथम चरण में हम लोगों को मुख्य रूप से 4 कार्य करने हैं। प्रथम चरण जो 7 जनवरी से बोर्ड आ रहा है आप ही आ जाना। चल 21 जनवरी तक होने वाला है। तो मुख्य रूप से हम लोगों को 4 कार्य करना है। पहला है इसमें गणना ब्लॉक, उपगणना ब्लॉक का निर्धारण। दूसरा नजरी नक्शा तैयार करना। तीसरा है मकान नंबरीकरण। और चौथा है संक्षिप्त मकान सूची तैयार करना। मुख्य रूप से प्रथम चरण में हम लोगों को यही 4 कार्य करने हैं और इसी को सुचारू रूप से संपन्न कराने की जवाबदेही और जिम्मेवारी हम लोगों पर दी गई है। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है कि बिहार के निवासी की ही इसमें गणना करनी है। ये कोई जनगणना नहीं है, जातिगत गणना लिखा हुआ है, जनगणना इसको हम लोग नहीं समझेंगे। बिहार के निवासी की गणना करनी है। यदि बिहार का निवासी कोई इस राज्य से बाहर रह रहा है तो उसकी भी इसमें गणना शामिल होगी, चाहे वो बिहार के बाहर हो या इस देश के बाहर हो, उसकी भी गणना इसमें की जाएगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो बाहर से यहाँ रह रहा है, दूसरे राज्य का निवासी है, यहाँ किसी जॉब के सिलसिले में रह रहा है, किराए पर रह रहा है, उसकी गणना हम लोग नहीं करेंगे। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो बिहार के निवासी हैं उन्हीं की गणना करनी है। बिहार के बाहर के लोगों की गणना इसमें नहीं करनी है। तो अब हम लोग एक एक करके इस चारों टॉपिक को देखेंगे। पहला है गणना ब्लॉक, उपगणना ब्लॉक का निर्धारण। ये कार्य लगभग हो चुका है, पूरा हो चुका है। इसमें क्या है, एक वार्ड को सबसे नीचे का आधार बनाया गया है। यदि एक वार्ड की जनसंख्या 700 है तो इसमें एक गणना ब्लॉक निर्धारित करनी है। यदि जनसंख्या 700 से अधिक है तो उसी के गुणज में अधिक गणना ब्लॉक को बांट के उपगणना ब्लॉक का निर्धारण किया गया। यदि जनसंख्या 900 है तो उसको एक गणना ब्लॉक और एक उपगणना ब्लॉक कर दिया गया है। ये काम पूरा हो चुका है। तो लगभग प्रत्येक वार्ड में 3 ना, एक गणना ब्लॉक है और 2 गणना उप ब्लॉक है। जिसके लिए यदि वार्ड संख्या 1 को देखा जाए तो एक का 1 का 2, कहीं 1 का 3 भी है। तो उस प्रकार गणना ब्लॉक का निर्धारण हो चुका है। अगला जब हम लोग लोकेशन फॉर्म भरेंगे उसमें तो उसका यहाँ जिक्र किया जाएगा, गणना ब्लॉक और उपगणना ब्लॉक उसमें आएगा। दूसरा काम है नजरी नक्शा तैयार करना। तो ये भी काम लगभग आधा हम लोग पूरा कर चुके हैं, नजरी नक्शा बना के यहाँ समर्पित कर चुके हैं। लेकिन जो हम लोगों का मेन नजरी नक्शा होगा वो यहाँ से फॉर्म मिलेगा, एक प्रपत्र यहाँ से मिलेगा। उसमें किस सिंबल का यूज किस चीज के लिए करना है वो अंकित होगा, हमारा नाम होगा, हस्ताक्षर होगा, पूरा लोकेशन होगा। इसे जिला, इस नगर पंचायत का कोड क्या है, जिला का कोड क्या है, फिर हमारे वार्ड का कोड क्या है, फिर सब यदि ब्लॉक बना है तो उसका कोड क्या है, ये सब उसमें अंकित होगा। तो नजरी नक्शा बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई भी घर गणना में छूटे नहीं, या किसी भी घर का दोबारा अंकन नहीं हो, रिपीटेशन नहीं हो उसका। नजरी नक्शा बनाने का यही मुख्य उद्देश्य है। इसको बनाने में हम लोग देखेंगे कि उत्तर और पश्चिम के कोण से शुरू करेंगे और उसी क्रम में हम लोगों को आगे बढ़ना है और आगे नीचे उसको समाप्त करना है। नजरी नक्शा में कुछ स्टैंडर्ड जो चिन्ह दिए गए हैं वो प्रपत्र में मिलेगा भी, और जैसे मंदिर का चिन्ह है, पुल का चिन्ह है, पक्की सड़क है उसका चिन्ह है, नहर है, मस्जिद है,
तो ये सब जहाँ भी होगा, विद्यालय होगा, नजरी नक्शा में इसको हम लोग अवश्य ही अंकित करेंगे, जिससे कोई यदि व्यक्ति, दूसरा भी व्यक्ति केवल नजरी नक्शा लेके किसी पार्टिकुलर स्थान पर जाना चाहे तो उसको कोई परेशानी नहीं हो। नजरी नक्शा इस प्रकार बना हुआ होना चाहिए। तो जितने भी प्राकृतिक स्थल या प्राकृतिक चिन्ह है उसको उसमें हम लोग अवश्य दर्शाएंगे। इसके बाद मकान का नंबरीकरण करना है, यही मुख्य कार्य है। सबसे यदि आवश्यक इसमें और सबसे जटिल कार्य है तो मकान का नंबरीकरण करना और फिर संक्षिप्त मकान सूची का जो प्रपत्र है वो तैयार करना। तो मकान का नंबरीकरण करने के लिए हम लोग पहले भवन को ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक भवन हो गया, आगे जो हम लोग संक्षिप्त मकान सूची तैयार करेंगे उसमें मकान, भवन और परिवार, ये तीन चीज मिलेगा। तो भवन क्या है, मकान क्या है और परिवार क्या है। ये पूरे बिल्डिंग को भवन से परिभाषित किया गया है। जो पूरा बिल्डिंग होगा उसको भवन कहा जाएगा। जैसे ये पूरी बिल्डिंग है, इसको भवन कहा जाएगा। यदि भवन पर जाके हम लोगों को मार्किंग करना है, यदि सबसे पहले जो भवन मिला उस पर 008 ये 3 डिजिट में रहेगा। 3 डिजिट भी देने के पीछे ये कारण है कि प्रत्येक गणना ब्लॉक जो निर्धारित किया गया है लगभग 150, 150 से 160 उसमें मकान है या भवन है, इतने घरों का हम लोगों का सर्वे करना है। तो 150 3 डिजिट में आएगा, इसलिए यहाँ 3 डिजिट रखा गया है। तो 001 ये 3 डिजिट जरूर देंगे। हाँ, ये एक भवन हुआ। और भवन में यदि एक ही परिवार रह रहा है, इस पूरे भवन में एक ही परिवार रह रहा है तो यहाँ मकान नंबर भी 1 हो जाएगा। पूरे भवन में यदि एक परिवार रह रहा है तो मकान नंबर भी 1 हो जाएगा। यदि हम आगे गए, कोई दूसरा भवन हम लोगों को ऐसा मिल रहा है तो सबसे पहले हम लोग इस भवन का नंबरिंग कर लेंगे। तो ये भवन नंबर 2 हो गया। यदि इसमें 2 परिवार रह रहा है और दोनों के निकलने के रास्ते अलग अलग हैं, दोनों का खाना घर में अलग अलग बन रहा है, चूल्हा अलग अलग जल रहा है और निकलने के 2 रास्ते भी हैं, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। तो ये भवन 1 हो गया, जिसका नंबरिंग हम लोग 2 कर लिए, लेकिन रास्ते 2 हो गए, तो यहाँ मकान 2 हो गया। तो इसमें नीचे लिख देंगे, हाँ ये 1 तो हम लोग कोई नहीं, आप बताइए। चलिए, सारे लोग आ गए हैं। बैठिए सुनो। अब्सेंट तो कोई नहीं है, पर्यवेक्षक। इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी पर्यवेक्षक महोदय और गणक महोदय का बहुत बहुत स्वागत है। और ये हम लोग का जो ट्रेनिंग है तो इसी के बेस पे हम लोगों को मकान का सूचीकरण करना है, भवन का सूचीकरण करना है, परिवारों की संख्या अंकित करनी है। तो हमारे फील्ड ट्रेनर लोग जिला से ट्रेनिंग लेके आए हैं और आप लोग को बता रहे हैं। कोई भी कठिनाई होगी बारी बारी करके आप लोग पूछिएगा। एक व्यक्ति एक ही समय पे एक सवाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा ट्रेनिंग लेके जाएंगे और सही से काम वहाँ पे आप लोग करेंगे। नजरी नक्शा बन ही गया है। आई कार्ड हम लोग आज से बनवाना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल पहला दिन का ट्रेनिंग था तो सारे लोग व्यस्त थे। और ये सब जो आप लोगों को पॉलीबैग या जो मटेरियल मिला है, ये हम लोग को जिला से नहीं प्रोवाइड कराया गया, बट हम लोग अपने से किए हैं कि आप लोग पढ़ेंगे तभी कुछ होगा। तो चलिए, आप लोग का पुनः फिर से स्वागत है। और मेरा अनुरोध है सुमन जी से कि लोगों को प्रशिक्षित करें। और 3 फील्ड ट्रेनर लोग हैं, आपस में अपना सहयोग लेकर के एक दूसरे से करिए। ठीक है, धन्यवाद। ये सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिला से कोई सहयोग नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने
हम लोगों के लिए भी व्यवस्था की, अभी प्रखंड में भी हम लोग देखे थे, प्रखंड वाले प्रशिक्षण में वहाँ कुछ नहीं दिया गया, ऐसे ही प्रशिक्षण कराया गया। ठीक है, वो अलग बात है। तो हम लोग ये मकान का नंबरीकरण करना सीख रहे थे। तो ये मान लीजिए ये पहला घर ये आया, दूसरा घर ये आया, तो इसका हम लोग भवन का नंबरिंग 2 कर दिए, और इसमें 2 मकान है ना, भवन के अंदर मकान है, पूरे बिल्डिंग को भवन कहा जाएगा, और उसमें निकलने के कितने रास्ते हैं, कितना परिवार उसमें रह रहा है, उसके आधार पर मकान का नंबरीकरण होगा। तो 1 नंबर को यहाँ हम लोग दे चुके हैं, तो 1 नंबर दे चुके, तो अब 2 से शुरू करेंगे। इसमें 2 है तो 2 और 3। अब कुछ ये भी ध्यान हम लोग रखेंगे कि जो स्टैंडर्ड मानक कुछ अंक है इसमें, है ना, जैसे 1 को लिखना है तो खड़ा 1 लाइन लिखेंगे, नहीं इससे ऊपर झंडी लगाएंगे ना नीचे कोई लाइन खींचेंगे। ये विशेष रूप से ध्यान हम लोगों को देना है। लिखने की जो हम लोगों की आदत बनी हुई है उसमें इसमें सुधार करना होगा। वैसे लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये कंप्यूटर से स्कैन होना है प्रपत्र, जो मूल प्रपत्र होगा, तो फिर वो परेशानी होगी। 1 ऐसे लिखना है, 2 को ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखना है, 2 ऐसे लिखना है, 3 ऐसे लिखना है, 4 ये हम लोग कटा के ऐसे भी लिखते हैं, तो ये सब नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, 5 ऐसे लिखना है, 6 ऊपर से टेढ़ा नहीं करना है, ये 6 हो गया, 7 न इसको नीचे करना है न बीच में काटना है, 8 तो ठीक है जैसे लिखते हैं वैसे, फिर 9 बिल्कुल 6 की तरह सीधा, है ना, और फिर 10, 1 और 0। तो ये अंक लिखने पर भी ध्यान देंगे। तो ये भवन 1 हो गया, मकान 1 हो गया, लेकिन इसमें 2 परिवार रहता है, निकलने के लिए 2 रास्ता है, तो यहाँ पे 2 रास्ता है, तो यहाँ पे 2 मकान हो गए। अब इसमें 2 परिवार भी होगा, उसको आगे हम लोग देखेंगे, जब संक्षिप्त मकान सूची तैयार करेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी केवल भवन और मकान का नंबरीकरण कैसे होगा ये हम लोग देख रहे हैं। तो ये लिखना कैसे है, हम लोग घर पर जाएंगे तो हम लोगों को जो किट मिलेगा उसमें लाल रंग का मार्कर मिलेगा, तो 6 बाई 6, 6 इंच बाई 6 इंच का भवन के सामने एक बॉक्स बना देना है। ये 6 इंच रहेगा इसका साइज, और इसका साइज भी 6 इंच रहेगा, और लिखावट हम लोगों की ऐसी होगी कि कम से कम 2 मीटर की दूरी से देखने पर यह स्पष्ट अंक दिखाई देते। तो यदि भवन 1 है तो 0 0 1 लिख देंगे, और इसके नीचे भी यदि मकान 1 है, एक ही मकान है इसमें, तो 001 001 है, 001 लिख देंगे। लेकिन यही जब दूसरे मकान में आएंगे तो यहाँ 1 भवन है और 2 मकान है, तो भवन के सामने तो ये हमारा हो जाएगा 6 बाई 6 में ऐसे लिख देंगे। लेकिन ये प्रत्येक मकान के जब गेट पर जाएंगे, प्रत्येक मकान के गेट पर जाएंगे तो वहां भी 6 बाई 6 का एक बॉक्स बनाएंगे, और उसमें गणना मकान के लिए यहाँ गण लिखा हुआ है, और यदि ये मकान संख्या 2 है तो 002, और फिर दूसरे गेट पर जाके हम लोग गण 003 लिखेंगे। तो ये दूसरे भवन का कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार यदि तीसरा भवन हो, निकलने के यदि उसमें एक ये भी संभव है कि उसमें अंदर परिवार 2 या 3 रह सकता है, लेकिन निकलने का रास्ता 1 ही है, तो वहां 1 ही भवन हो जाएगा और 1 ही मकान हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों को अंकन कर लेना है। तो यदि भवन और मकान के अंकन में किसी को कोई परेशानी हो या नजरी नक्शा में, तो पूछा जाए। एक भवन में सर परिवार मान लिया जाए कि 4 आदमी रह रहे हैं। हाँ, एक भवन 1 और मकान 1। हाँ, यदि नहीं 4 निकलने के रास्ते हो तब मकान वहाँ 4 हो जाएगा, लेकिन रास्ता 1 ही है तो 1 भवन और 1 मकान। यानी दरवाजा निश्चित, दरवाजा के आधार पर मकान का निर्धारण। दरवाजा 2 और 4 परिवार। ठीक है, तो 1 से मान लीजिए 2 परिवार निकल रहा है, 1 से 3 परिवार निकल रहा है, दूसरे से 1 निकल रहा है, उसके आधार पर हम लोग कर लेते हैं। मकान वहाँ 2 हो जाएगा, मकान के 2 मकान 2 हो जाएगा। परिवार की संख्या तो 4 होगी ना। हाँ, परिवार की संख्या 4 हो जाएगी। कहाँ एक दरवाजा तो रहेगा, 2 दरवाजा रहेगा मकान के दरवाजे के हिसाब से। हाँ, जानते थे कि अब हमारे अनु सर कुछ बोलेंगे। परिवार जाति आधारित गणना की इस सत्र में मैं डॉक्टर अरुण पाठक आपका पुनः स्वागत करता हूं। बहुत सरल काम है, क्योंकि हम लोग शिक्षक इस कोटि में आते हैं
कि सरकार की अपेक्षा होती है और सरकार का मानना होता है कि हमारे शिक्षक एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर परिस्थिति में कार्य कर सकते हैं। न उन्हें जाड़ा लगता है, न उन्हें गर्मी लगती है, न उन्हें बरसात से कोई भय होता है। और सरकार हमें यह भी मानती है कि यदि हम एक शिक्षक हैं तो हम हर कार्य के लिए शिक्षक हैं। भले ही हमें अमानत की ट्रेनिंग नहीं दी गई हो, भले हमें इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं दिया गया हो, लेकिन फिर भी एक शिक्षक होने के नाते हमें यह सब करना होता है। भले ही हम कला के विद्यार्थी रहे हों, लेकिन हमें, या फिर विज्ञान के विद्यार्थी रहे हों, लेकिन हमें चित्रकला में भी निपुण मानती है सरकार। और शायद यही कारण है कि चाहे किसी ट्रेड से आप पढ़े हुए हों, आपको सारे कार्य समय समय पर संपादित करने पड़ते हैं। भले ही आपको भोजन बनाना नहीं आता हो, लेकिन हमारे प्राथमिक विद्यालय के प्राचार्य लोग ये भी जानते हैं कि उन्हें खिचड़ी बनाने में महारत हासिल होना चाहिए। चलिए, ये तो हमारी खासियत है। और जो ये कार्य हमें सौंपा गया है, वास्तव में ये बड़ी ही सहज है। और इसको जैसा कि हमारे सुमन सर ने बताया कि हमें चार स्तरों पर इस कार्य को संपादित करना है। पहला स्तर तो आपके सामने ही है कि गणना ब्लॉक और उपगणना ब्लॉक की जानकारी का निर्धारण, और उस निर्धारण हो जाने के पश्चात जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, नजीर नक्शा तैयार करना। गणना और उपगणना ब्लॉक का निर्धारण तो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय ने पहले ही कर दिया है। और आपको पता होगा कि 700 की जनसंख्या के आधार पर एक गणना ब्लॉक या उपगणना ब्लॉक का निर्धारण किया गया है। यदि यह संख्या 700 से अधिक होती है तब उसके लिए उपगणना ब्लॉक का निर्धारण कर दिया गया है। किसी भी परिस्थिति में आपको केवल 700 लोगों की गणना करनी है, और यदि उससे अधिक होते हैं तो वह दूसरे उपगणना ब्लॉक में चला जाएगा। ऐसा निर्देश आपकी पुस्तिका में भी दी गई है, जो आपको हैंडबुक उपलब्ध कराया गया है। अगले चरण में हम यह देखते हैं नजरी नक्शा तैयार करना। जातिगत गणना के लिए सबसे प्रमुख कार्य है कि हम नजरी नक्शा इस कोटि का तैयार करें कि हमारा कोई भी मकान छूटे नहीं। और यह पर्यवेक्षक महोदय की भी जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ प्रगणक महोदय की तो बहुत ज़्यादा ही जिम्मेदारी है, क्योंकि गणना उन्हें ही करना है। नजरी नक्शा तैयार करने में कुछ सामान्य बातों का ज्ञान होना हमें आवश्यक है। हमने जो रफ वर्क में जो नजरी नक्शा बना कर दिया, वस्तुतः वह नजरी नक्शा ना होकर के वह गणना ब्लॉक या उपगणना ब्लॉक के निर्धारण ही कहा जा सकता है। और हमारे सारे प्रगणक इस कार्य में विशेष रूप से जानकार हो चुके हैं कि उन्हें कहां से कहां तक काम करना है। और यद्यपि कि आपका निर्धारण हो चुका है किस ब्लॉक में काम करेंगे, फिर भी आपको सूची दी जाएगी कि आपको कहां से कहां तक आपको मकान गणना करनी है या जातिगत आधार पर गणना करनी है। तो यह सूची दी जाएगी। आपको जब आई कार्ड मिलेगा तो उसके साथ साथ ही ये भी निर्देशित होगा। भवन निर्धारण करने के पहले आपको पहले एक रफ स्केच करना होगा, जो आपके लिए सुविधाजनक होगा। आपको अपने क्षेत्र में आने वाले हर गली, हर मकान का सीमांकन करना होगा, और उसमें आपको नंबर भी भरना होगा, जो कि आपको मुख्य शीट पर भी भरना है। क्योंकि हमें जो फॉर्म मिलेगा उस फॉर्म पर कटिंग करने की सुविधा नहीं है, व्हाइटनर लगाने की सुविधा नहीं है, और यदि आप उस पर कटिंग कर देते हैं तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि आप जो फॉर्म आपको मिला गया है उसको मोड़ना भी नहीं है। सामान्यतया हमारी आदत होती है कोई भी कागज आए उसे मोड़ करके हम अपने ढंग से रोल बना कर रख लेते हैं, किंतु हमें इस कार्य से परहेज करना होगा और हमें उस फॉर्म को मोड़ना नहीं होगा। नजीर नक्शा भी हमें बनाना पड़ेगा और उसको लेना भी पड़ेगा, हमको सुपुर्द करना पड़ेगा। इसके लिए हमें शीट दी जाएगी। किंतु उस नजीर नक्शे में आपके क्षेत्र में बहुत सारी गलियां हैं, बहुत सारे मकान हैं, और उनका नंबरीकरण किया जाना बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है। मकान का नंबरीकरण करने के लिए आपको नक्शे में ध्यान रखना होगा। नक्शे में 4 भाग होते हैं। सबसे ऊपर
ऊपर का भाग उत्तर कहलाता है। और जब आप मैप बनाएंगे तो मैप में आप देखेंगे कि ऐसे चिन्ह दिया गया होता है। यद्यपि ये चिन्ह मैप के लिए आवश्यक है, किंतु आप इसको जैसे चाहे सुविधा से लिख सकते हैं। ये यहाँ उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, ये सभी लोग जानते हैं। इधर पूरब रहता है, इधर पश्चिम होता है। और यदि केवल आप इस ढंग से बना देते हैं तो नक्शे में ये उत्तर लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तीर का निशान आपको उत्तर दर्शाता ही है, और बाकी जो नीचे का लंबा भाग होता है वो दक्षिण दर्शाता है, और ये दाहिने पूरब होता है, बाएं पश्चिम होता है। किंतु जब आप अपना नजरी नक्शा बनाएंगे पुनः, जो आपको बनाना पड़ेगा, और उसमें आपको गलियों और मकानों को भी दर्शाना होगा। मकान का नंबरीकरण जब आप करेंगे तो आपके नक्शे में गली के साथ साथ लगी हुई होगी, और उस पर एक निश्चित क्रम से आप बढ़ेंगे। मकान का नंबरीकरण हम इस भंडार कोण से शुरू करेंगे। भंडार कोण उत्तर पश्चिम का कोण होता है, जहां से मकान की गणना शुरू होगी। आप अपनी सुविधा के अनुसार मकान की गणना करेंगे, और गणना का क्रम होगा कि आप या तो गली की आपके जो क्षेत्र मिलेगा, भंडार कोण से हम शुरू करते हैं तो या तो इधर से गली जा सकती है, या इधर से ऐसे जा सकती है, गली इधर से भी जा सकती है, और ये भी संभव है कि गली यहाँ से ये शुरू हो रही है। जिस भी रास्ते से शुरू होती हो, आपको ध्यान रखना है कि आपको सर्पेंटाइल मूव करना है। सर्प की आकृति का क्रम आपका बना रहे, और ऐसे ही आपको गणना करनी है। और गणना यदि यहाँ शुरू होती है तो आप यहाँ ले जाके समाप्त कर सकते हैं। हालांकि आपको उसमें निर्देश में मिलेगा कि आप एक क्षेत्र से शुरू करते हैं, उत्तर पश्चिम के कोने से शुरू करते हैं, और उसका समापन आप दक्षिण पश्चिम के बाद दक्षिण पूर्व के भाग ले आके समापन कर सकते हैं। लेकिन यह तब है जब आपका क्षेत्र बिल्कुल एक निश्चित प्रारूप में बना हो। जैसे हम देखते हैं, यदि चंडीगढ़ वगैरह आप लोगों को जाने का मौका मिला होगा तो आप देखिए कि सारी गलियां बिल्कुल क्रॉस पर काटती हैं और बिल्कुल सीधी सरल रेखा में जाती हैं। या वैसे हमारे पहले जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाली जो पद्धति थी, वहाँ पर जो रास्ते हुआ करते थे समकोण पर काटते थे। लेकिन ऐसा यहाँ गाँव में नहीं मिलना है। हालांकि अब हम शहरी क्षेत्र में हैं, लेकिन हमारी जो प्राचीन बस्ती है वो इसी अनुसार बसी हुई है। सुविधा से अपने सड़क निकाल दिया गया है, रास्ते हो नहीं हो लेकिन बेतरतीब मकान बने हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको अपना एक निश्चित क्रम रखना होगा, और क्रम सरकार ने पहले से निर्धारित कर दिया है, जो आपको आपकी हैंडबुक में मिल जाएगी। अब हम इसमें नंबरीकरण करेंगे। नंबरीकरण करने के लिए भी एक विशेष पद्धति है। मकान हम किस क्रम में बनाएंगे, कैसे उसका नंबर करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम सड़क की एक तरफ का कभी नंबर दिए, कभी दूसरी तरफ का नंबर दिए। ऐसा हमको नहीं करना है। हम जब भी मकान का नंबरीकरण करेंगे तो हम सड़क के एक कोने से एक सीट से लेके चलते रहेंगे, और इसमें हम जो चित्र बनाएंगे उसमें हम उसका पढ़ना मकान भी भरना होगा, मकान नंबर भरना होगा। ये हम इसका ध्यान रखेंगे। जब हमारा ये गली के इस कोने पर आके समाप्त हो जाता है तो फिर हम इसको यहाँ से मुड़ेंगे, और फिर इस क्रम के मकानों को हम देखेंगे। जब मकान यहाँ जाकर समाप्त हो जाते हैं तो अगले कोठी की हम पंक्ति में जाएंगे, अगली गली में जाएंगे। हमारा एक क्रम बना रहेगा, और हम इस रास्ते को ध्यान रखेंगे। ये सर्पेंटाइल रास्ता हम मूव करेंगे, और हमको मकान की गणना करने में असुविधा नहीं होगी। हम यदि यहाँ से शुरू किए तो बिल्कुल सर्पेंटाइल यहाँ से इधर मूव करेंगे, फिर दूसरी गली आती है तो उसमें हम यहाँ से शुरू करेंगे, और फिर नीचे आएंगे, फिर बगल की गली में जाएंगे। हमारा क्रम बना रहेगा, जिससे कोई भी व्यक्ति नक्शा लेकर के और उस स्थान पर सहजता से पहुंच सके। नजरी नक्शा का काम तैयार हो जाएगा आपका। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी क्षेत्र छूटना नहीं चाहिए। कोई भी मकान हमारे क्षेत्र में गणना से छूटना नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं जो मकान हम नक्शे में बनाएंगे उसकी कोटियां क्या होंगी।
सारे मकान पक्का मकान होंगे या सभी मकानों में लोग रहते होंगे, ये संभव नहीं है। बहुत सारे बखार भी गांव में बनाए जाते हैं, तो क्या करें हम उन सारे बखार को भी हम गणना में ले लेंगे। बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स बनी होती हैं, बड़ी बड़ी आकृतियां और भवन, लेकिन उसमें कोई रहता ही नहीं है, वो आवासीय नहीं होता है, आवासीय प्रयोजन के लिए नहीं होता है, तो क्या हम उसको भी भवन का नंबरीकरण देंगे? हमारे सामने यह समस्या आती है, तो हम उसी विषय पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भवन। जैसा कि सर ने बताया, सुमन सर ने जैसे पहले चर्चा किया कि हम भवन पर ऐसे मार्किंग करेंगे और उसका नंबरीकरण करेंगे, लेकिन ये जो हमारे भवन बने होंगे यह 4 प्रकार के हो सकते हैं। भवन के 4 प्रकार। पहला प्रकार हो सकता है कि यहाँ पे एक पक्का मकान होगा। आपका चित्र देखने से पता चल जाएगा कि यह एक पक्का मकान है या पक्का भवन है। मकान और भवन को सर ने बताया है और मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे, फिर भी थोड़ा सा प्रकाश हम डालेंगे। हम पहले मकान को समझ लेते हैं, उसके बाद पश्चात। दूसरा हो सकता है कच्चा मकान हो सकता है, जिसको हम लोग अपने नक्शे में ऐसे दिखाएंगे। पक्का मकान हम चौकोर दिखाएंगे। यह पक्का मकान कंक्रीट का छत का हो सकता है, टीन शेड भी हो सकता है, या फिर अस्थाई मकान भी हो सकता है, पत्थर का बना हो सकता है, टाइल्स लगे और मार्बल्स लगे हुए हो सकते हैं। तो ये हमारा पक्का मकान होगा। कच्चा मकान वो मकान होगा जिसमें छत ठोस नहीं हो, अर्थात फूस की बनी हुई हो सकती है, हो सकता है कि छप्पर वाली छत हो, या हो सकता है कि और बांस के ऊपर जो फट्टी लगा करके छत बनाया गया हो। ये भी संभव है कि कुछ जगह पर छत की जगह पर त्रिपाल लगा हो, केवल बाहर की दीवार हो और छत की जगह पर त्रिपाल लगा हो। ऐसे मकान को हम कच्चा मकान कहेंगे और उसके लिए यह चिन्ह हम स्वीकार करेंगे। तीसरा मकान की कोटि हो सकती है मकान जिसमें कोई रहता नहीं है, गैर आवासीय प्रयोजन से बनी हुई है। तो हम ऐसे मकान को भी चौकोर बनाएंगे, लेकिन इसको हम लोग इन खड़ी रेखाओं से इसको हम ये जालीदार क्रॉस करते जाएंगे और ये हमको इंगित करेगा यह मकान रहने के प्रयोजन से नहीं बनी है, यह गैर आवासीय है। चौथी कोटि का जो हमारा मकान होगा वो हम इस शेप में बनाएंगे, जो कि कच्चा मकान होगा, लेकिन वह रहने के प्रयोजन से नहीं बना हुआ है। और एक और बात का ध्यान रखेंगे, हमने इसको ये क्रॉस किया है, ये क्रॉस लाइन्स हमने दिए हैं। इसका कारण यह है कि हम इस मकान में नंबर नहीं डाल सकते हैं। हमको ऐसे मकानों पर भले ही बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी हो, लेकिन यदि वो खाली मकान है तो उसमें हम कोई भवन नंबर नहीं डालेंगे। लेकिन ये जो भवन बनेंगे हमारे मानचित्र में, इस पर नंबर भी मिलेगा और आप देखेंगे आपको इसमें नक्शे की सुविधा दी गई है, नक्शा आपको उपलब्ध कराया गया है। प्रोजेक्टर का भी सर उपयोग किया जाता है। 34 के पहले पृष्ठ संख्या 33 आप देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 33 पर मकान बने हुए हैं और उन मकानों पर नंबर भी दिया गया है। बहुत स्पष्ट नहीं है, इससे आप लोगों को थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, किंतु आप देख सकते हैं गली के जो नंबर, जो मकान जिस क्रम से बने हुए हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि मकान में किस क्रम को रखा गया है और क्रम उसका टूटता नहीं है। अगले चरण में हम देखते हैं मकान का नजरी नक्शा आपका तैयार हो चुका है और ये नक्शा आपको फिर से अपने विभाग को लौटा देना है। आप हमेशा यह ध्यान रखेंगे, जितने पेपर आपको दिए जाते हैं, जितने कागज और दस्तावेज आपको दिए जाते हैं, वो सारे दस्तावेज आपको पुनः कार्यालय में लौटा देना है। कई बार हम लोग रफ शीट समझ करके
बहुत सारा पेपर अपने पास अप्रयुक्त रख लेते हैं जनगणना में या फिर इलेक्शन की ड्यूटी में भी। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि इस जाति आधारित गणना में जितने भी प्रपत्र आपको दिए जाएंगे, जितने भी पेज दिए जाएंगे, यदि वो प्रयुक्त हुआ है तब ठीक है, और नहीं प्रयुक्त हुआ है तब भी जैसा है वह ठीक है। दोनों ही परिस्थितियों में आपको सारे पेपर फिर विभाग को लौटा देने हैं। कोई भी पेपर आपके पास छूटे नहीं, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। हमारे एक मित्र कुछ चर्चा कर रहे थे, हम उनसे समस्या जान लेते हैं। सर कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए। यहाँ फिगर में दिखाया गया हाँ 11 80 पर आप बोले सर नंबरिंग नहीं करना। हाँ इस फिगर में हम बोल रहे हैं ये जनगणना 2011 का है। 2011 की इसमें व्यवस्था जनगणना थी कि गैर आवासीय में भी नंबरीकरण करना है, लेकिन अभी है कि उसको नंबरीकरण नहीं करना है। ये जनगणना 2011 वाला जो फॉर्मेट था उसी को उतार दिया गया। हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह जनगणना नहीं होकर के यह जाति आधारित गणना है। गणना व्यक्ति की करनी है, और व्यक्ति आवासीय मकान में ही रहे। और हमारे गैर आवासीय गणना का उद्देश्य बहुउद्देशीय है, केवल एक प्रयोजन से नहीं किया जा रहा है, यह बहुत सारे कार्यों में प्रयोजनों में ली जानी है। और यह जो आप मकान की संख्या अभी इंगित कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में यही उस क्षेत्र के लिए उसका मकान नंबर होगा। और इसके साथ ही साथ जो भी मकान है उसके आधार पर कर का आरोपण भी इसी आधार पर किया जाना है। जो भी टैक्स लगता है वह इसी के आधार पर निर्धारण किया जाना है। और जब आप फॉर्मेट भरेंगे तो आपको मिलेगा भी कि जो मकान है वह आवासीय है या आंशिक आवासीय है। मकान आपका आवासीय है या आंशिक आवासीय है, यह आपको प्रपत्र में भरना भी पड़ेगा। और गैर आवासीय बिल्कुल उस प्रयोजन में आ जाता है जो आपको किसी ना किसी हित में, या तो राजस्व की हित के लिए रखा गया है या व्यक्तिगत के लिए हित के लिए रखा गया है, लेकिन वह रहने के हित के लिए आपका नहीं है, वो गैर आवासीय है। कुछ मकान होते हैं जो अल्पकाल के लिए आवासीय बन जाते हैं, उनको हम लोग आंशिक आवासीय में ही रखेंगे। कुछ ऐसे भी मकान मिलेंगे जिसमें दुकानें चला करती हैं या बिजनेस हुआ करता है, ऐसे मकान का हम नंबरीकरण नहीं करेंगे। हम ऐसे भी मकान देखेंगे शहरों में रहते हुए या घूमते हुए या अपने उसमें मानचित्र में अंकन करते हुए कि एक मकान है जिसमें दुकान चलता है लेकिन उसके बाकी के भाग में लोग रहते भी हैं। ऐसे भी मकान देखेंगे कि जिसमें लोग नीचे मकान दुकान है और ऊपर छत पर लोग रहते भी हैं। तो ऐसा जो भी मकान होगा उसका नंबरीकरण किया जाएगा और उसको आंशिक आवासीय की कोटि में दर्शाया जाएगा। वह इसलिए किया जाएगा कि यदि आवासीय प्रयोजन से कोई मकान है तो उससे राजस्व कम लिया जाता है और उसका टैक्स अलग होता है, लेकिन जो आंशिक आवासीय है जिसमें बिजनेस भी रन कर रहा है उससे यथोचित टैक्स लिया जाता है, करारोपण किया जाता है, उसका टैक्स देना पड़ता है और हमारे राजस्व की क्षति नहीं हो, इसलिए हमें सही डाटा को उपलब्ध भी कराना है। मकान यदि रेंट पर है तो स्वाभाविक बात है कि उसका कौन सा उपयोग हो रहा है, उसका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। और जब आप किसी व्यवसाय किसी मकान से आप आर्थिक लाभ भी लेते हैं तब तो आपको उसको जो लाभ लेते हैं उसके बदले में टैक्स भी तो देना पड़ेगा, उस पर राजस्व का सरकार का भी तो जिम्मेदारी है। तो इसीलिए ऐसे मकान जिसमें लोग किराए पर रहते हैं वह आंशिक आवासीय होगा, यानी कि उसका बिजनेस के पर्पज से भी यूज किया जाता है, उस मकान से आय ग्रहण की जाती है। तो उसका नंबर तो होगा लेकिन वो आंशिक आवासीय होगा। तो उसमें रहने वाले रेंट पर रह रहे हैं, हाँ दूसरी जगह से कहीं आ जाते तो उन लोगों को हम लोग प्रपत्र उनका भरा जाए। हाँ, अब हम प्रपत्र जब भरेंगे तब यह भी हम चर्चा करेंगे आपसे कि मकान में रहने वाले लोग चाहे वह रेंट पर रहते हैं या अस्थायी रूप से रहते हैं, उसमें हम परिवार की सूची जब भरेंगे तब हमको उसमें उसका वर्णन करना होगा। मकान एक होगा,
परिवार की संख्या बढ़ेगी। और इसकी हम चर्चा करेंगे अपने अगले चरण में। सर, रेंट वाले लोगों के लिए हम सर, एक चीज कहना चाह रहे थे हाँ, कि यदि बिहार के निवासी हैं और रेंट पर रह रहे हैं तो उनसे ये पूछ लेना है कि आप अपने घर पर अपनी गणना करवाएंगे कि यहाँ पे गणना करवाएंगे। ऐसा नहीं हो कि रिपीट हो जाए, उनकी गणना उनके घर भी हो जाए और यहाँ भी हो जाए। एक ही जगह। हाँ, एक ही जगह। यदि बिहार के निवासी हैं तो, यदि बिहार के बाहर के निवासी हैं तब तो उनकी गणना करनी ही नहीं है। बिहार के बाहर के निवासी हैं तब, केवल ये बिहार की जातिगत गणना है, इसलिए बिहार से बाहर के जो हैं उनकी गणना इसमें नहीं करनी है। और रेंट पर यदि बिहार के दूसरे जिले के ही लोग हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, या इसी जिले में दूसरे जगह उनका स्थायी मकान है, तो फिर उनसे पूछ लेना है कि आप वहाँ गणना करवा रहे हैं तो यहाँ छोड़ दीजिए, या यहाँ गणना करवा रहे हैं तो वहाँ मना कर दीजिए। उनकी गणना एक ही जगह होगी। मकान के नंबरीकरण में सर ने बताया, आप आश्वस्त हो चुके होंगे, यह बिहार की जाति आधारित गणना है। हमारा मुख्य फोकस इस बात पर है कि यह बिहार की जाति आधारित गणना है और इसमें बिहार के निवासियों का ही हम गणना करेंगे। और यह भी संभव है कि बिहार में रहने वाले वैसे लोग जो अभी रहते रहे हैं यहाँ पर, किंतु गणना हो रही है, इस बीच में बाहर चले गए हैं और हमारे अप्रैल महीना तक लौट के नहीं आने वाले हैं, तो हम उनकी गणना नहीं करेंगे। ये भी संभव है कि जो परिवार के जो मुखिया हैं जिनसे हम पूछने जाते हैं, वो बताते हैं कि नहीं वो आदमी आ जाएंगे या वो आदमी को भी लिखिए, तो हम उसमें बिना कोई तर्क किए हुए हम परिवार के मुखिया के निर्देश के अनुसार उसका भी नाम उसमें अंकित करेंगे, भले ही वह वहाँ पर नहीं है। यदि वह वहाँ पर है तब तो हम नाम लिखेंगे ही, किंतु यदि वह वहाँ नहीं है तो भी हम उसका नाम लिखे, उसकी गणना करेंगे। यदि परिवार के मुखिया जिसने दस्तखत किया है वह स्वीकार करते हैं तो हम उनकी भी गणना करेंगे। हाँ, ताला बंद रहेगा, ये भी समस्या आती है। कई बार आप जाएंगे घरों में तो हमारे मित्र ने बड़ी सटीक प्रश्न किया कि यदि मकान में ताला बंद है तो क्या हम उसकी गणना करेंगे। और इसी के लिए हमें 2500 रुपये दिए जाएंगे ताकि हम अपने मोबाइल में बैलेंस भरवा सकें और हम उस व्यक्ति की ठोस जानकारी ले पाएं कि वह वहाँ के निवासी हैं, वह वहाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं। जिस मकान में ताला बंद है उस मकान के स्वामी वहाँ पर आ सकते हैं या नहीं। और ये भी हो सकता है कि ताला पर या दरवाजे पर उनका कोई फोन नंबर, संपर्क का साधन नहीं हो, तो हम संपर्क कैसे करेंगे। ऐसी हालत में हम उस मकान के पड़ोसी से हम उसके बारे में पता करेंगे। दाहिने के पड़ोसी बता देते तो ठीक है, नहीं तो बाएं के किसी पड़ोसी से पूछेंगे, या अगल बगल के घरों में जाएंगे तो 2-3 मकान के बाद भी हम पूछ लेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है गाँव में कि यदि कोई वहाँ से जाता है तो अपने पड़ोसी को भनक भी नहीं लगने देता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं कब आऊँगा। लेकिन फिर भी गांव के कुछ एक व्यक्तियों को पता होता है उस आसपास के मकान वाले पर को, जो हमेशा मकान पर नजर रखते हैं कि कहीं कोई बात नहीं हो जाए। और यदि कोई ऐसी बात होती है तुरंत सूचना उनको पहुंचती है और इस हालत में हम इसका लाभ लेंगे। वो लोग बताएंगे कि गणना में उनका नाम छूट रहा है, यदि कोई जानते हैं अगर बगल के व्यक्ति को तो आप लोग बताइए और आप उनकी राय लेंगे। और ये भी संभव है, देखिए आप जब फॉर्म भरेंगे, जो आपको भाग 2 में फॉर्म भरना है, पेज नंबर 34 में मिलेगा, तो उसमें जो दस्तखत का कॉलम है परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर बड़ा ही कम दिया गया है। वो इतना कम दिया गया है कि यदि हम उसमें जो ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे हम दस्तखत कराने जाएं और वो अपना अंगूठा का निशान लगा देंगे तो 2-3 लोगों का कॉलम ही खराब हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में हम उस व्यक्ति के कहने पर जो अंगूठा का निशान लगाने जा रहे हैं, हम किसी परिवार के किसी बच्चे का या किसी और व्यक्ति का भी वहाँ दस्तखत ले सकते हैं फौर करके। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, हम फौर करके दस्तखत ले सकते हैं और वो परिवार के मुखिया वहाँ पर रहेंगे या उनके घर के सदस्य रहेंगे और जो दस्तखत करेंगे वो अपना दस्तखत करेंगे। यह जिम्मेदारी प्रगड़ा की भी होगी और जो दस्तखत करते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होगी कि उसमें प्रविष्टि में कोई भी बात गलत नहीं हो। मकान की गणना हो गई। अब मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में, इस पार्ट में मकान की गणना में, मकान के नंबरीकरण में कोई समस्या अभी आपको नहीं है। नजी नक्शा तैयार हो जाएगा।
हमारे मित्रगण नजी नक्शा तैयार कर लेंगे, ये सहज है, हो जाएगा ना। दूसरा हमारा चरण है नजी नक्शा तैयार करने के बाद मकान का नंबरीकरण, यह भी सहायता से हो जाएगा। पहले हम लोग अपने पेज पर रफ शीट पर गणना कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, हर मकान को गिन लेंगे और तब नंबरीकरण करेंगे। और ये हमारे लिए बड़ा सुविधाजनक होगा यदि हम ओरिजिनल शीट लेके जाते हैं और उस पर हमने मकान बना दिया बेतरतीब, पता चला कि मकान हम यहीं तक गिने हुए थे, मकान इस क्षेत्र का और आगे भी है, तो फिर हम किस क्रम में गिनेंगे। हमको जो गणना ब्लॉक या आउट ब्लॉक का जो निर्धारण करके दिया गया है, हमको जो ईबी बनाकर दिया गया है, उस ईबी में प्रत्येक गणना ब्लॉक में यदि संख्या 700 से अधिक है तो हमको 2 या 3 सब ईबी भी बनाकर दिए गए हैं और इसका आगे शीट में वर्णन भी करना होगा जो हम आपको बताएंगे। और हर वार्ड में जो प्रगणक दिए गए हैं उनको यह ध्यान रखा गया है कि एक प्रगणक किसी दूसरे वार्ड में इंटरफेयर नहीं करें। पर्यवेक्षक तो 2 वार्ड और 3 वार्ड में जाएंगे, लेकिन प्रगणक की सीमा बांधी हुई है। एक वार्ड के प्रगणक केवल एक ही वार्ड में कार्य करेंगे, दूसरे वार्ड में उन्हें कार्य नहीं करना है। और यह भी ध्यान रखना है कि कोई वार्ड इस कंफ्यूजन में नहीं छोड़ दें कि वह दूसरे वार्ड में आता है और हम दूसरे वार्ड में काम करते हैं। हमें अपने वार्ड का सीमांकन ठोस रूप से कर लेना है और तब हमको अपना नजी नक्शा जो अभी बनाने को मिलेगा पुनः, उसको तब हमको उस शीट पर बनाना है और मकान का नंबरीकरण करना है। रफ शीट करने का लाभ यह भी होगा कि यदि गणना मकान हमने रफ शीट कर लिया 1-2 दिन में, तो हमको जो भाग छूट जाता है हमारे क्षेत्र में वह छूटने नहीं पाएगा। हमको किसी भी हाल में कोई भी मकान अपने क्षेत्र में छूटने नहीं देना है। मकान का शीट पर हमने नंबरीकरण कर लिया। अब जब हम मकान पर जाएंगे तो मकान पर हम कैसे नंबर देंगे, यह भी एक खास बात आएगी। और मकान तो बाद में देखेंगे, पहले भवन और मकान का कॉन्सेप्ट फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसा कि मेरे मित्र सुमन जी ने बताया कि एक भवन में एक से अधिक मकान भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि एक मकान में एक से अधिक परिवार भी रह रहा है। एक भवन में एक मकान हो सकता है, एक भवन में एक से अधिक मकान हो सकता है और एक मकान में एक से अधिक परिवार भी रह सकता है। और इसको जब नंबरिंग करेंगे तो हम इसका ध्यान रखेंगे। इन्होंने बताया है पहले ही, यदि कोई भवन है तो हम उसको चौकोर से उसमें नक्शे में यहाँ दर्शाएंगे, ये तो बात आ गई है। और इस मकान में हम ये कैसे जानेंगे कितने मकान हैं, तो यह मकान जानना भी मकान के मुखिया पर निर्भर करता है। यदि कोई मुखिया कहता है पूरा मेरा मकान है, ये पूरा भवन मेरा है, तो हम उसका इंगित करेंगे। लेकिन जब उसका हम भवन लिख लेते हैं तो फिर भवन में एक आदमी और आगे कहता है खाली अपने नाम लिखवा लेने, होता है ऐसा होता है। हम आपको एक उदाहरण देंगे जो बहुत ही मैंने स्वाभाविक है। और यह क्षेत्र जो कि हथुआ क्षेत्र की बात है, हम देखेंगे कि हथुआ में एक व्यक्ति विशेष जो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, उनका सब किया धरा उनका था, सब इकट्ठा किया हुआ प्रॉपर्टी उनका था। और उनके मर जाने के बाद उनके भाइयों ने उसे अपने नाम पर चढ़वा लिया, इसमें दस्तावेज में रजिस्टर्ड 2 में। और आज भी उस बड़े भाई के लड़के अपने हिस्से के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। आप लोग शायद इसे विदित होंगे, जानते होंगे इस मसले को भी। 3 भाइयों में से एक भाई के नहीं रहने पर जिनका अपना अलग वर्चस्व था, हथुआ राज परिवार के ही भाग हैं, और बाकी 2 भाइयों ने अपने नाम पर करा लिया। और प्रथम भाई के जो बेटे थे आज भी भटक रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम जितने भी परिवार के मुखिया आते हैं, जितने भी लोग कहते हैं कि हम इस घर में रहते हैं, हमारा परिवार है, हम उसका उसमें नाम लिखेंगे अपने शीट में और उस परिवार को उसी भवन के उसी मकान में दिखलाएंगे। भले उनका जो भी आपस का डिस्प्यूट हो, हम लोगों को इस डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है। जितने लोग कहेंगे हम इसमें रहते हैं, हम इसमें
मकान के परिवार के मालिक हैं। हम सबका अलग अलग फॉर्म भरेंगे। आगे फॉर्म कैसे भरेंगे ये हम अभी चर्चा करेंगे। एक भवन में एक से अधिक मकान हो सकता है और मकान को आप देखेंगे कि आप इसमें दिखलाया गया है चित्र बनाकर। पृष्ठ संख्या आप 23 देख सकते हैं, पृष्ठ संख्या 23 और 24। तेईस और 24 में देख सकते हैं मकान को इसमें क्रम से सजाया गया है। एक भवन एक गणना मकान ऊपर दिया गया है। एक भवन का मकान है तो भवन भी एक होगा और गणना मकान भी एक होगा। लेकिन नीचे आप देखेंगे कि एक भवन है लेकिन इसमें 2 गणना मकान हैं। एक भवन में 2 गणना मकान दिए गए हैं। पहले मकान में केवल 2 कमरे दिखलाए गए हैं, दूसरे मकान में 3 कमरे दिखलाए गए हैं। जैसी आवश्यकता होगी, जैसी उनकी आपसी बंटवारा होगी तो उसके अनुसार हम मकान का नंबरीकरण करेंगे। और एक भवन में 2 मकान भी हो सकते हैं, 3 मकान भी हो सकते हैं। आगे आप देखेंगे अगले पृष्ठ में गांव में भवन एक है और मकानों की संख्या आप देख सकते हैं 1 से 4 तक अलग अलग मकान हैं और 4 के बाद 5 और 6 में 2 मकान और 3 मकान हैं। सामान्यतया भवन का जो कॉन्सेप्ट होता है, एक छत के नीचे आने वाले सभी मकान एक भवन में आते हैं। एक छत के नीचे रहने वाले सभी मकान एक भवन में आते हैं और यदि उनकी सीमा अलग अलग बटी हुई हो, बगल वाले से कोई मतलब नहीं हो, तो वह भवन अलग अलग मकान हो जाता है। आप देख सकते हैं नीचे 6 लगातार भवन निर्मित हैं, जिनमें से भवन संख्या 1 से भवन 4 तक प्रत्येक भवन में एक गणना मकान है और 5वें में 2 गणना मकान है और 6ठा में 3 गणना मकान है। वैसे ही जब और भी हम देखते हैं कुछ स्थानों पर एक ही भवन है और उसमें कई गणना मकान होते हैं, कई फ्लैट्स बने होते हैं। आगे से देखने में क्यों छोटा दिखता है लेकिन भीतर बहुत सारे फ्लैट्स बने होते हैं। कई जगह हम देखेंगे कि एक परिधि के भीतर बहुत सारे मकान बने होते हैं। मेन गेट का एग्जिट एक ही होता है, एंट्रेंस एग्जिट एक ही होता है, तो वह पूरा भाग एक भवन की कोटि में आएगा और उसमें बने हुए सारे मकान अलग अलग मकान होंगे। मकान में परिवारों की संख्या अलग अलग हो सकती है, यह हमें बाद में गणना में स्पष्ट रूप से बताना होगा। एक और समस्या आती है गणना में, जो आप देखेंगे आसपास में। आप यदि आप मीरगंज रेलवे स्टेशन के पास जाने का मौका मिला होगा तो ऐसे भी परिवार मिलेंगे जिनका अपना कोई घर भी नहीं है। यह ध्यान रखना होगा कि हमको ऐसे भी मकान मिलेंगे जिनका कोई घर नहीं है। वो लोग खाना बदोश की तरह रहते हैं, कपड़े का टेंट और तंबू तान करके वो लोग घर बना के रहते हैं और उसमें बहुत सारे परिवार होते हैं, बहुत लोग रहते हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या 50 से 100 हो सकती है, लेकिन ऐसे घरों को आप किस कोटि में रखेंगे? न तो पक्का मकान है और न ही कच्चा मकान है। तो ऐसी हालत में हम क्या करेंगे? वैसी हालत में हम उस मकान को गणना में नहीं रखेंगे। हम उसको गणना में तब रखेंगे जब हम अपने क्षेत्र के सभी मकानों की गणना कर लेते हैं, तो जो अंतिम मकान होगा वो मकान का नंबर हम उसको देंगे। ऐसे मकानों को हम बेघर परिवार लिखेंगे। ये परिवार हैं लेकिन बेघर परिवार हैं और इसकी परिवार की संख्या भी हम 1 डालेंगे। वो 100 लोगों का भी परिवार हो सकता है, लेकिन परिवार वह एक ही रखेंगे। हम उसमें अलग अलग मुखिया की चर्चा नहीं करेंगे। यदि 50 लोगों का भी है, यदि एक सम्मिलित परिवार है, भले उसमें अलग अलग मुखिया हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति को मुखिया बनाएंगे और परिवार के सदस्यों की संख्या 50 रखेंगे। अब व्यक्ति और परिवारों को गणना में कोई शंका तो नहीं होनी चाहिए। अब यदि भवन और मकान के नंबरीकरण में कोई समस्या आती है
तो फिर हम लोग चर्चा करें, अन्यथा हम लोग शीट नंबर 34 की चर्चा करना आवश्यक समझते हैं, जो इस ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पृष्ठ संख्या 34, जो कि आपको भाग 2 में भरना है। पहले हम भाग 1 की भी चर्चा कर लेंगे और तब भाग 2 की भी चर्चा करेंगे। पृष्ठ संख्या 34। क्या बताइए 1 2 3 3 तो लास्ट वाला देखा है। एक ही और छूट रहा है। हम सर कुछ बता रहे हैं। मकान नंबरीकरण में ही हम एक चीज और करना चाहेंगे। यदि मान लीजिए छोड़ना तो नहीं है, एक भी मकान या एक भी भवन हमसे छूटे नहीं, ये प्रयास करना है। यदि बाई चांस कोई भवन छूट ही गया, या ये भी हो सकता है कि आज हमने देखा कि वो मकान नहीं है वहाँ पे, और फिर जब अप्रैल में गए तो वहाँ देखिए कि एक नया मकान बन गया, उसमें लोग रह भी रहे हैं। वैसी स्थिति में क्या करेंगे? मान लीजिए ये 2 भवन था, ये मेरा 10 नंबर था और ये 11 नंबर था, और इन दोनों के बीच या हमसे छूट गया या फिर हम लोग बाद में गए उस समय देखे कि एक नया यहाँ भवन बन चुका है और उसमें लोग रह भी रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसका नंबरिंग कैसे करेंगे, कैसे उसको अपने प्रपत्र में शामिल करेंगे, इस पर थोड़ा आप लोग विचार कर लेंगे। जैसे मान लीजिए उसके पहले 10 है और बाद में 11 है, तो इसको 10/1 नंबर दे देंगे। नंबर उसका हो जाएगा 10/1, और पूरे गणना में हम लोगों के लास्ट में मकान संख्या जितना गया है, यदि वो 160 का गया है, लास्ट में मेरा मकान संख्या 160 हुआ है, उसके आधार पर ये भी डिसाइड होगा। यदि 10 एक भवन में एक ही मकान है तो यहाँ इसका नंबर 160 हो चुका है तो 161 कर देंगे। यदि एक से अधिक है, 2 मकान है, तो 161 और 162 कर देंगे। यदि छूटता है तो उसको ऐसे करें। ठीक है। अब इसके बाद अनुसार फिर प्रपत्र कैसे भरा जाएगा, सबसे मुख्य काम ये है, इस पर चर्चा करें। और नजरी नक्शा में हम लोग ये भी ध्यान देंगे कि उसमें आवासीय मकान के साथ साथ गैर आवासीय मकान को भी दर्शाना है। जब भी नजरी नक्शा हम लोग बनाएंगे तो उसमें प्रत्येक मकान को दिखाना है, सड़क के किनारे कच्चा है कि पक्का है, या फिर मान लीजिए ये गैर आवासीय है तो काट देंगे, फिर इसके बाद एक गैर आवासीय आ गया तो इसको काट देंगे, फिर यदि पक्का मकान आ गया तो उसको भी दिखा देंगे सड़क के किनारे कैसे, और इसमें फिर उसका नंबरिंग करते जाएंगे। जैसे ये भवन संख्या 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसमें ये गैर आवासीय है तो इसको छोड़ दिया गया, फिर यहाँ आवासीय आ गया तो 1 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो ये नक्शा में सब दिखाते जाता है। ठीक। सुमन सर, एक चीज जैसे कि बीच में गैपिंग होता है, बदलता है नक्शा बनाते समय, तो एरो का जो चिन्ह उपयोग करना है। हाँ, यदि मान लीजिए यहाँ से कोई यहाँ मकान नहीं है, फिर हम लोग काफी दूर आ गए, यहाँ पे एक मकान दिखाई दे रहा है और बीच में कोई सड़क नहीं है, बहुत दूर ऐसे जा रहे हैं हम लोग, तो इसको क्रॉस करके यहाँ के फिर बाद कहाँ हम लोग आए, एरो से इसको दिखा दें। ये चीज भी ध्यान दें। आपका नक्शा स्पीकिंग होना चाहिए। नक्शा देखें तो आपको पता चल जाए कि नक्शा का नंबरीकरण क्यों किया गया है वैसे, और आपका एरो बताते चले कि आप कहां से कहां क्यों गए हैं। केवल नक्शा देख के ही हम लोग घर के पास पहुंच जाए, उस घर के पास किसी से पूछना नहीं पड़े, नक्शा एकदम स्पष्ट ऐसा होना चाहिए। प्रशिक्षण के अंतिम चरण के पास पहुंचते हुए हम लोग देखते हैं मकान की पृष्ठ संख्या 34 निकाल लीजिए आप लोग। पृष्ठ संख्या 34 में ऊपरी भाग में फॉर्म भरना है। फॉर्म में जो सबसे पहला नंबर दिया गया है, भाग 1 में जिला का नाम हिंदी में लिखा गया है। आप लोग हिंदी में लिखेंगे, गोपालगंज लिखेंगे, स्पष्ट लिखेंगे। कोड नंबर आपको लिखना है, तो गोपालगंज के लिए कोड संख्या 13 होगा, 13। और जो नंबर आप देंगे, जो भी आप इसमें नंबर प्रयोग करेंगे, उसके लिए आपको अभ्यास करने के लिए आपके शीट में पीछे दी गई है। उसको मिटवा दिया जाए, इसे लिख के और अंकित कर दिया जाए। अच्छा, ठीक, मिटवा दीजिए। ठीक है आपने। ये लास्ट में सीट दिया है, सब प्रैक्टिस कर लेना है, इससे कोई इधर उधर नहीं। इसमें काम नहीं चलेगा। दूसरा कुछ है, आप सबको नहीं समझा है। मैडम अभी आएंगे, क्या पता नाम हम नहीं जानते हैं, क्या गणना करेंगे। दूसरे में बैठी रह जाएंगे, दूसरे में थोड़ा सुन लेंगी, जाएंगी नहीं। ऐसा अगर कोई धार्मिक स्थल है, तो उसमें अगर कोई परिवार है, जैसे जो पुजारी होते हैं, तो
उस पर नंबरिंग हम लोग हाँ, करेंगे। यदि आशावादी हो रहे हैं तो करेंगे। बहुत ही सटीक क्वेश्चन किया गया और ये हम लोग को गांव में जाने पर ऐसी समस्या आएगी। यदि कोई धार्मिक स्थल मिल जाता है, यदि कोई सार्वजनिक स्थल मिल जाता है जहाँ पर सामान्यतया कोई नहीं रहता है, उस धार्मिक स्थल का चित्र तो हम बनाएंगे ही। जैसे मंदिर है तो मंदिर का जो प्रारूप है जो हमको मिलेगा, अभी किस प्रारूप का हम प्रयोग करेंगे वो हमको मिलेगा। सामान्यतया मंदिर ऐसे बना दिया जाता है, ऐसे बनाया जाता है, ऐसे करके और इसमें झंडा लगा देता है। यदि कोई स्कूल आता है तो हम उसके लंबा बिल्डिंग हम इसके बना देते हैं, इसमें नंबरिंग नहीं देंगे। सर इसमें चतुर्भुज का उपयोग नहीं करेंगे, चतुर्भुज के अंदर मंदिर बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे? तो ये पक्का मंदिर है हमारा, पक्का मंदिर है ये। हाँ, तो इसको हम वैसे ही दर्शाएंगे। मंदिर है तो मंदिर की तरह से दर्शाएंगे। हम जो मकान सूचीकरण बताया ना, मकान सूचीकरण में वो चिन्ह आएंगे, आपको चिन्ह मिलेंगे। ये तो मकान की बात हो गई। ये सार्वजनिक स्थल है, ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं जो उस चिन्ह में नहीं आते हैं। नंबर तो लेकिन आवासीय में तो नंबर देंगे। जैसे सर इसमें जो ये तैयारी रह रहे हैं। हम अभी आपकी बात पर आते हैं। इसमें जो जैसे ये हम लोग का तो पॉलिसी करनी है, पड़ेगी, कर रहा है। इसमें पक्का है तो पक्का जैसे बना कर उसके अंदर दिखाया मंदिर, हाँ, मंदिर बना जैसे यहाँ पे देखिएगा। देखिए ऐसा बताइए, बहुत सवाल है, मतलब लगा दिए। हाँ, बताइए स्पष्ट किया जाए। आपकी समस्या वो लोग समस्या हो सकती है, लोगों पूछ नहीं पा रहे हैं। आपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। स्कूल में सर प्रॉब्लम क्रिएटर के नाम से जाने जाते हैं। नहीं तो सौभाग्य की बात है। यार पता नहीं किस नाम से जाने जाएंगे। सब तो सवाल किए। हाँ, हम अभी आते हैं, उनका उत्तर में नहीं दिया। बहुत सवाल। हाँ जो मकान दिखाएगा भवन, हाँ पहला भवन हो गया जिसमें एक ही आदमी रहा तो 1 नंबर दिया गया। नीचे है तो दूसरा भवन हो गया और उसमें 2 भाग। नहीं, मकान है। हाँ मतलब उस भवन में 2 आदमी रह रहा है तो 2 देख भवन 1 भवन 2 और उसके बाद से जो 2 भाग उसमें हो रहा है उसका सब नाम देना है कि ऐसे 2-3 करते जाना। अभी हम आपकी उस बात पर आएंगे जब हम फॉर्म को भरेंगे और हम चित्र बता के समझाएंगे। इसमें स्पष्ट नहीं छाप सकते। मंदिर मस्जिद सब आए, मस्जिद में मौलवी जाके अपना पूजा पाठ ऐसे करेंगे मंदिर में। उनको चतुर्भुज के अंदर बनाएंगे या घर कहीं और होता है। ऐसे ही बनाएंगे? जब पाठ के लिए ही तो सर चतुर्भुज हो गई। वही बात तो आ रही है। आवासीय रहता वो तो बिना उनकी गणना करेंगे। मस्जिद किसी का आवासीय नहीं होता है, मंदिर का आवासीय नहीं होता है, लेकिन उसको पूजा करने वाले जो लोग होते हैं उनकी गणना उनके घर पे होगी, यहाँ होगी, कहाँ होगी। जैसे वो यही तो हो सकता है, कहीं दूसरे जगह हो सकता है। अभी आपको सुमन जी ने बताया था कि यदि कोई व्यक्ति तात्कालिक रूप से कहीं रह रहा है तो हम उससे पूछ लेंगे कि वो अपनी गणना वहाँ कराएंगे या अपना स्थायी घर में कराएंगे। अब दूसरी बात आती है कि यदि वह मंदिर है या मस्जिद है, यदि मंदिर में कोई अस्थायी रूप से रहता है परिवार लेकर के, तो उस मंदिर को भी हम घर बनाएंगे, भवन के रूप में दिखलाएंगे और उसमें हम उसका नंबर भी देंगे और उसका मकान नंबर हम आंशिक आवासीय दिखा करके इस डाटा में भरेंगे। हमको डाटा मिला हुआ है और उसका हम नंबरीकरण भी करेंगे। यदि वह आंशिक आवासीय है, मंदिर के उपयोग से होता है, केवल कोई पुजारी नहीं रहते हैं, कोई उसमें नहीं रहता है, तब वह मंदिर है, उसमें कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि वह निवास के भी प्रयोजन से प्रयोग होता है तो हम उसका नंबर भी डालेंगे और उसका उपयोग हम आंशिक आवासीय करके हम डाटा फॉर्म को भरेंगे। आवासीय और- का मतलब जी। सर सिर्फ रहना है या फिर खाना भी बनाना उसमें से हम उसको इंगित करेंगे। देखिए 2011 है जब रहना भी हम लोग कर रहे थे, उसमें चूल्हा देखा जाता है। चूल्हा सबसे महत्वपूर्ण था, तो वो आप देख लिए या फिर कीजिए। वही किस तरह हो सकता है? खाना बनने से ही मतलब है। देखिए यदि कोई व्यक्ति कहीं रह रहा है तो निश्चित रूप से उसका भोजन बनता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी परिवार वाले होते हैं जो रहते तो हैं लेकिन भोजन नहीं बनाते या तो होटलबाजी से काम चल जाता है, तो हम उसके घर में किचन की व्यवस्था कहाँ देखने जाएंगे। और हमको परिवार की मुखिया पर आधारित रहना है, न कि जाके उसके घर में आंतरिक विश्लेषण करना है और उसका निरीक्षण करना है कि वो उसमें खाना बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं।
घर में कितने लोग भी रहते हैं यह भी हम मुखिया से पूछ के भरेंगे। हम उसके लिए यह भी नहीं बाध्य हैं कि उस घर में एक ही आदमी रहता है या 4 आदमी रहता है या वह किसी और को ला के रखता है। इससे हमारा कोई तात्पर्य नहीं है। परिवार का मुखिया बताते हैं कि वह वहाँ पर रहते हैं और उनकी गणना वहीं की जाए तो हम उनकी वहीं गणना करेंगे, चाहे उनका वहाँ खाना बनता हो, चाहे वो पड़ोस में किसी के यहाँ जाकर खाना रोज बनवा लिया करते हो, इसके लिए हम लोग लायबल नहीं है। अच्छा जी हाँ, दरवाजे अब हम आते हैं मकान नंबर पर। अब लगता है मुझे इसमें कुछ नहीं बाकी नहीं रह जाती, कुछ शेष नहीं है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर संक्षिप्त मकान सूची में जो सबसे पहला भाग है उसमें भरना है हमें जिला का नाम। क्लियर हो गया कि चूल्हा नहीं देखना है। जी ना, वो हमें नहीं देखना। मकान मालिक जैसा कहता है वैसे लिखते हैं। मकान मालिक जो अपना स्टेटमेंट देता है हम उसे उसका स्टेटमेंट लेंगे और उसका वहाँ पर दस्तखत भी करवाएंगे जो आपको नीचे के भाग 2 में मिलेगा। परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर। ये तो निश्चित है कि पिता के 2 बेटे हैं, हाँ वो पिता 2 जगह का रहेगा। हाँ वो कहेगा कि दोनों भाई अलग। हाँ निश्चित करेगा और इसलिए 2 परिवार भरेंगे। एक भवन एक मकान 2 परिवार कर देंगे। दरवाजे वाली बात खत्म हो जाती जी 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 एक भवन एक मकान 2 परिवार अलग अलग रहते हैं, तो हम भवन 1 और मैक्सिमम हम देखते 4 हैं मकान वो हम दिखाएंगे। अभी हम मित्रों जब तक हम लोग पार्ट 2 के भाग 2 को हम नहीं भरते हैं तब तक आपके मन में समस्या आती रहेगी। और जब हम आपको फॉर्म भर के आपके सामने उपस्थित करेंगे और मकान का चित्र भी बना के उपस्थित करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास कोई समस्या शेष नहीं रहेगी। अब हम देखते हैं गोपालगंज जिला में भरेंगे और कोड हम 13 भरेंगे। 13 हम इस प्रकार भरेंगे 1 और 3। इसमें और कोई लिखने की विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा है प्रखंड या नगर निकाय का नाम। तो हम सभी लोग हथुआ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हथुआ नगर क्षेत्र के, तो हम लिखेंगे हथुआ। हाँ जी, और 019 भरेंगे हम इसमें 019। इसका कोड होगा 01 और 9 ऐसे भरेंगे। 9 को हम मोड़ेंगे नहीं, जैसा कि हम अक्सर अपने आदत में मोड़ दिया करते हैं। आप देखेंगे पीछे जो प्रारूप दिया गया है, हम यदि इसको 9 को ऐसे लिखेंगे तो ये गलत होगा। हमको 9 ऐसे ही लिखना है। और जब हम नगर क्षेत्र की गणना करें हम सभी मित्र, तो यहाँ पर हमको पंचायत का नाम इसमें कुछ नहीं भरना है, इसको हम खाली डैश छोड़ेंगे और कुछ और उसमें भरेंगे नहीं। उसके बाद नेक्स्ट कोटि है वार्ड संख्या। वार्ड संख्या पंचायत नहीं भरेंगे हम लोग नगर क्षेत्र में कार्य करें, हम लोग वार्ड भरेंगे। और वार्ड संख्या आपको दी गई है, वार्ड नंबर दिया गया है हर प्रगणक को, अपने अपने शीट में वार्ड भरेंगे। फिर उसके पश्चात है तो गणना ब्लॉक संख्या। ये अब आपको ध्यान देने की आवश्यकता है जी। वार्ड 1 है तो 1 2 है तो जो है वही भरें जी। आगे आएगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आपका वार्ड संख्या में वार्ड है, वार्ड आपका 8 है, तो हम लिखेंगे उसमें, देखिए आप आगे उसको वार्ड के लिए 4 कॉलम बने हुए हैं, 008। हम अंतिम कॉलम में 8 भरेंगे और इसके पहले के सभी क्षेत्रों में सभी बॉक्स में 0 भर देंगे। 008। हाँ, अब यदि किसी का वार्ड 2 अंकों में है, 12 है, 22 है, तब क्या करेंगे, आगे 2 0 देंगे और उसके बाद तब हम लिखेंगे 2 2 0 0 0 और 2 देंगे। एक ही वार्ड में 4 आंकड़े हैं। हाँ बता रहे हैं, आ रहे हैं सर। हम वार्ड तो वही भरेंगे जो हमको वार्ड मिला हुआ है। किसी का 5 1 2 बता रहे हैं सर, आ रहे हैं। वार्ड तो हमारा 5 ही रहेगा। वार्ड 5 1 है, मतलब वार्ड तो हमारा 5 ही है। अब हम देखेंगे इसमें कि आपको जो ईबी बनाया गया है, गणना ब्लॉक भी आप देखेंगे ये भी 4 अंकों का है। अब किसी को मान लीजिए हमारे किसी मित्र को मिला हुआ ये भी 8 का 1, ये भी मिला है 8 का 1, है ना। वही गणना बोलो। गणना हमको जो मिला हुआ ये भी इनोवेटिव क्या है, ब्लॉक।
हाँ, इन्यूमरेटर ब्लॉक। यदि हमारा वो गणना ब्लॉक 8 का 1 है तो हम उसमें वार्ड ब्लॉक लिखेंगे, गणना का 8 ही लिखेंगे, यही रहा। और उसके बाद देखिएगा आप ये उप ब्लॉक संख्या दिया गया है, तो उप ब्लॉक में हम देखिए कितने बॉक्स दिए गए हैं, केवल 2। इसमें हम हमारा जो ईबी बनेगा वह 00 होगा, 01 होगा या 02 होगा। अब इनके लिए 8 का 1 है तो हम केवल उप ब्लॉक में क्या लिखेंगे, गणना उप ब्लॉक में 01 लिखेंगे। और जिसको केवल वार्ड नंबर 8 मिला है वो क्या भरेंगे, वो 00 देंगे। जिसका 2 होगा वो 2 लिखेंगे। हाँ, जिसका 2 होगा वो 02 लिखेंगे। हालांकि हम लोग को ट्रेनिंग में बताया गया था कि वो डैश देंगे, लेकिन इसमें दिया गया है जिनका इसमें दिया गया है कि यदि नहीं है कोई वार्ड का ब्रांच नहीं तो 00 लिखेंगे। अब उसके नीचे आप देखेंगे वो तो दूसरा फॉर्मेट है। अब जब अब एक से अधिक फॉर्म आएगा तो उसको हम करेंगे। यहाँ तक भाग 1 में कोई समस्या नहीं है। अब हम आते हैं इस पूरी जनगणना मकान गणना के प्रक्रम में, जातीय आधारित गणना में सबसे जटिल भाग जिसको बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है, वो हम आते हैं अंतिम भाग में, वो बिहार जातीय। सुना जाए बोलिए। अब जैसे आपका कौन सा है गणना ब्लॉक, 11 का 1 है। जैसे गणना ब्लॉक है 11 का 1, तो हम यहाँ पर भरेंगे गणना ब्लॉक में हम भरेंगे 11, ये हम भरे 0, ये भी 0, ये 1 और 1। और उप गणना ब्लॉक में हमारा है 1, तो हम भरेंगे 0 और 1। वार्ड 11 गणना वार्ड 11 गणना ब्लॉक 11 और गणना उप ब्लॉक 02, 03, ठीक है। और 04 ना 4 नहीं है, तो वार्ड 7 गणना ब्लॉक सामान्यतः 00, 01, 02 या 03 है, 4 नहीं किया गया है। वही 7 का 007 बस वैसे ही जैसे 8 है वैसे 7 लिख देंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे। लेकिन ध्यान देंगे 7 जो हम लिखेंगे वो दिए गए प्रारूप में लिखेंगे, हम केवल ऐसे खींच देंगे, 2 कॉलम है, उसमें हम कोई कलाकारी नहीं करेंगे, कटिंग नहीं बनाएंगे, उसको सर पे टाइल बहुत सारे ऐसे घुमा के साथ लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं और ऐसे साथ लिखते हैं, लेकिन दोनों ही गलत प्रोसेस होगा। हमको केवल ऐसे साथ लिखना होगा। ये अंतिम पत्र मिलेगा यहाँ से, उसमें सब लोकेशन का डिलोकेशन किया गया रहेगा, प्रत्येक का लोकेशन, जैसे गणना ब्लॉक क्या है, सब ब्लॉक क्या है, जिला का कोड क्या है, इसको वार्ड का कोड क्या है, बनाइए सबका अंतिम चरण में आते हुए हमको जो प्रपत्र मिलेगा उसकी चर्चा करना उचित है। और हमको इस प्रपत्र में भाग 2 में 10 भाग मिलेंगे भरने के लिए। वो 10 भाग हम कैसे भरेंगे मित्रों, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। जटिल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको अर्थ लेने में, तात्पर्य लेने में हो जाता है, और उस कंफ्यूजन को दूर करना आवश्यक होगा। नंबरिंग कुछ और का दिया गया है और दिया कुछ और जाता है, वो देखिए। पेज पृष्ठ संख्या है 34, उसी में नीचे वाला 34 में भाग 2 नीचे। और ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यही काम ही करना है, इसमें गलती होने की संभावना ज्यादा होती है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ऊपर जो पहचान संबंधी विवरण होता है आप भर ही लेंगे, जिला का नाम, प्रखंड या नगर का नाम, पंचायत का नाम और वार्ड संख्या, ये सब तो भरा जाएंगे। गणना ब्लॉक भी भरा जाएगा, उप गणना ब्लॉक भी भरा जाएगा। उसके नीचे 10 कॉलम बने हुए हैं। मकान सूची विवरण, हाँ, मकान संक्षिप्त मकान सूची,
उसमें मकान सूची विवरण है भाग 2। मकान सूची विवरण। इसमें सबसे पहला नंबर होगा क्रम संख्या। दूसरा कॉलम होगा भवन संख्या। तीसरा कॉलम होगा मकान संख्या। किस उद्देश्य से मकान का उपयोग किया जा रहा है? मकान का उपयोग। चौथा कॉलम है परिवार संख्या। पांचवा कॉलम ये हमारा सीरियल नंबर हो गया 1, ये हो गया सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 4, सीरियल नंबर 5 में दिया गया है परिवार संख्या। सीरियल नंबर 6 में दिया गया है परिवार के मुखिया का नाम। सीरियल नंबर 7 में दिया गया है परिवार के कुल सदस्य की संख्या। सीरियल नंबर 8 में दिया गया है परिवार का क्रम संख्या। सीरियल नंबर 9 में आप किस दिन जाएंगे? दौरे की तिथि है। दौरे की तिथि और अंतिम भाग होगा परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर। अच्छा ठीक है, हस्ताक्षर का हम लिख देते हैं। बाकी सारा तो कॉलम आपको स्पष्ट ही है। अब हम एक विवरणी हम आपको भर के दिखलाते हैं और जो विवरणी हमने भरा है हम उसके लिए यथोचित मकान भी बना के आपको दिखलाते हैं। हमने एक मकान देखा, ऊपर बना दीजिए मकान, नीचे ऊपर बना गली बनाकर दिखा दीजिए। गली बनती जाएगी, रास्ता बनते जाएगा। हमने देखा एक मकान के बाहर हम लिखेंगे, मकान का जो दरवाजा होगा उसके पास हम लिखेंगे भवन संख्या लिखेंगे। हम एक 6x6 का हम एक घेरा बनाएंगे 6 इंच बटा 6 इंच। इस छोटे घेरे में हम लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए हम नीचे लिखते हैं भवन संख्या 001 और मकान संख्या भी हमको लिखना होगा। तो ये हमारा भवन संख्या हो गया, भवन संख्या 001। अच्छा, एक क्रम संख्या भी हमारा 3 डिजिट में चलेगा। समझ में आ रहा है हम 3 डिजिट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पूरे फॉर्मेट में हमको अधिकतम 140 से 160 घरों का ही दौरा करना है। सामान्यतः उससे ज्यादा होता भी नहीं है। 700 लोगों का परिवार है, 700 लोगों को हमको गणना ही करनी है, तो वो भी 3 डिजिट में जाता है। तो इसीलिए हम लोग गणना में हमारी संख्या चूंकि 140 या 130 3 डिजिट में आता है, हम हमेशा 3 डिजिट लेके ही चलेंगे। शुरू से फॉर्म में कुछ खाली ऊपर से नहीं आएगा। भवन संख्या भी हो गया हमारा 001। भवन संख्या 1 में मकान भी हमारा एक है। जब हम मकान को लिखेंगे
तो मकान में हम भी भीतर जो दरवाजे के बगल में हम एक 6 बाई 6 का घेरा बनाएंगे और उसमें लिखेंगे गण, तब नीचे लिखेंगे मकान संख्या। तो हम इसमें घेरा में हम लिखेंगे पहले गण और तब लिखेंगे 001। तो ये हमारा गणना मकान संख्या हो गया 1। गणना मकान संख्या 1। अब मकान किस उद्देश्य से प्रयोग में आ रहा है, तो यह आवासीय हो सकता है। आवासीय मकान है। और फिर हम परिवार में परिवार की संख्या डालेंगे। तो चूंकि यह अकेला मकान है और इसमें एक ही परिवार है, परिवार की संख्या हम इसमें बाद में डालेंगे, हो सकता है बाद में बढ़ जाए। चलिए हम इसको 1 डाल देते हैं, क्योंकि एक ही अकेला मकान ही है, परिवार भी इसमें एक ही रखते हैं। और परिवार में मुखिया का नाम लिखना है। मान लीजिए कमल किशोर है या कमल ही लिख देते हैं, जो भी हो नाम तो आपको मिल जाएगा। हर दरवाजे पर अलग अलग नाम मिलेंगे। परिवार में 2 लोग रहते हैं, कमल और उनकी पत्नी। हमने सदस्यों की संख्या 2 लिख दी और परिवार का क्रम संख्या हम लिखेंगे 1। हमने 2 गलत लिखा है, 2 हमको ऐसे लिखना है केवल। दूसरे नंबर में हम आते हैं। दूसरा नंबर भी हमारा परिवार हो गया। यह एक ऐसा भवन है जिसमें मकान अलग अलग है। एक ऐसा भवन हुआ और भवन का हम नंबरिंग करेंगे 002। भवन का नंबरिंग हो गया 002। और ये जो मकान हुआ, अब इन दोनों मकानों का हम अलग अलग नंबर करेंगे। हम एक घेरा बनाएंगे 6 बाई 6 का, ऊपर लिखेंगे गण और नीचे लिखेंगे 002। और इसी में एक दूसरा मकान भी है, इसका हम नंबर देंगे 003। हाँ, भवन एक है। तो भवन हम क्या करेंगे, भवन संख्या हो गया हमारा 002, लेकिन मकान संख्या हो गया हमारा 002। मकान संख्या 002 लिखें। अभी हम 3 नहीं लिखेंगे, गढ़ हम दोनों में एक ही लिखेंगे। मकान 1 लिखेंगे, भवन 1 लिखेंगे। भवन एक गण हमारी गणना में आएगी, हर मकान में हम गण लिखेंगे। यह हमको हमेशा बताने की जगह नहीं है। सर हम कह रहे हैं अरे अभी हम आ रहे हैं ना, अभी केवल हमने एक मकान का चर्चा शुरू किया है। अब पहले एक को भर ले, तब ना हम आगे जाएंगे। कौन ठीक है, कहीं उस मकान में एक से अधिक परिवार रहता होगा तो यदि एक ही परिवार रहता है तो पहले हम उसको भरेंगे। एक परिवार है, आवासीय उद्देश्य से हमको लिखना होगा आवासीय। हम इसमें नहीं लिखे हैं, लाइन लिख भी देते हैं आवासीय। परिवार की संख्या भी हो गई 1। यही कंफ्यूजन होगा और इसीलिए हमने कहा इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। अभी हम परिवार की संख्या 1 ही लिखेंगे। और परिवार में सदस्य मान लीजिए कि इसमें भी मान लीजिए कि इसमें विनय रहते हैं, विनय रह रहे हैं। विनय के परिवार में भी मान लीजिए कि 2 लोग हैं, परिवार का क्रम संख्या हो गया 1। ये भी एक अलग परिवार हो गया। इनका अलग करेंगे। अभी हम केवल इस मकान की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम एक एक मकान की चर्चा करेंगे। और मकान में हमने ये जो अभी नंबर डाल दिया ना, ये ध्यान में रखिएगा, इसको हमको पहले नहीं भरना है। ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है और यदि ये गलती हो गया तो बहुत सारे विवादों को जन्म देगा। हमको इसको बाद में भरना है। हमने गलती किया, अभी यहाँ भर दिया, हमको इसको बाद में भरना है। फिर चलिए ठीक है, इसमें एक ही मकान है, इसमें एक ही लोग रह रहे हैं, हम भर भी सकते हैं, लेकिन बाद में भरेंगे। ये काम हमेशा हम ये बाद में करेंगे। कॉलम संख्या 5 को आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, इसको सबसे लास्ट में भरना है। क्यों लास्ट में भरना, ये हम बताएंगे अभी। अब हम आते हैं भवन संख्या 2 में ही
परिवार संख्या 3 पर आते हैं। परिवार संख्या हाँ ये हो गया 002। हम यहाँ लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन चूंकि कोई फॉर्म हमको खाली नहीं छोड़ना है तो हम डैश नहीं देंगे, भवन संख्या डाल देना उचित होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं अब जो ये मकान आया, हमारे मित्र कह रहे थे समस्या थी इनको कि इसमें 3 होना चाहिए, हमने यहाँ 3 डाल दिया है। फिर हम इसको भी वही लिखेंगे। अब हम यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग की सुविधा के लिए कम लिखना पड़े, हम डैश देते हैं, क्योंकि बहुत डेंस हो जाएगा, घना हो जाएगा, आपको देखने में भी खराब लगेगा। और यहाँ पर हम आते हैं, फिर परिवार की संख्या देते हैं, यहाँ भी हम 1। और इसमें मान ली कि हमने रमेश डाल दिया जो मुखिया है परिवार के, और इनके घर में सदस्यों की संख्या हो गई 6 और परिवार का क्रम भी हो गया 1। दौरे की तिथि हम डालेंगे, जिस डेट को जाएंगे हम डाल देंगे और आगे दस्तखत कराएंगे। चौथा नंबर भवन में आते हैं, तीसरा भवन में आते हैं। जो हमारा तीसरा नंबर भवन है ये कुछ जटिल है। तीसरा भवन में 2 मकान हैं। भवन संख्या हो गया 3। 2 मकान हैं, इसका हम नंबर देंगे 004। ये हो गया हमारा चौथा, ये हो गया सीरियल नंबर 4। हम देखते हैं इसमें 003 और मकान संख्या हमारा मिला 004। अब इस चौथा नंबर मकान में भी हम देखते हैं प्रयोजन वही आवासीय हो गया। चौथा नंबर मकान में एक परिवार रहता है सोनू जी का, और सोनू जी के परिवार में रहते हैं 3 लोग। तीन लोग रहते हैं। सोनू जी के परिवार को हमने गणना कर लिया, परिवार की क्रम संख्या हमने 1 डाल दी। फिर घर में से एक भाई और निकलते कहा वो अपन नाम डलवा दिला सर, हम वही घर में रहने में नाम लिखो, आपको लिखना पड़ेगा। परिवार में वह भी रहता है और वह भी अपने परिवार का मुखिया है। जब भी घर में आपस में विवाद होता है तो दूसरे का नाम तक लेने में लोग संकोच करते हैं, ये तक नहीं बताएं कि वो रहेला कि ना रहेला। हम उस यदि वो आ गया या उसके घर का कोई मेंबर आया और बताया कि वो रहता है तो हम उसके बारे में फिर गणना लिखेंगे। मोनू आया, मोनू ने आकर के बताया कि हम लोग भी इसमें रहते हैं और हमारे परिवार में 4 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं। परिवार एक ही है, नहीं घर एक ही जगह बन रहा है, 2 परिवार हैं तो वहाँ पर एक जगह बन रहा है तो वही आ रहे हैं। अभी हम आपकी बात को दूर करते हैं। हमने देखा मोनू आया, मोनू ने कहा हम भी इसी घर में रहते हैं, पर तब यहाँ पर परिवार का क्रम संख्या हो जाएगा 2। परिवार का क्रम संख्या हो गया 2। अब इस कॉलम को भरना पड़ेगा, ये हम लिखे इसको 003। भवन तो वही है, घर वही है, सब वही रहेगा, मकान भी वही है, प्रयोजन भी आवासीय है। अब ये मोनू को हमने लिखा, अभी हमने यहाँ नहीं लिखा है संख्या भी नहीं लिखी, ना, परिवार संख्या। हमने मोनू को लिख दिया। फिर जब तक आते हैं एक और गोलू जी भी आ जाते हैं 2 मेंबर के साथ। पति पत्नी तो हैं लेकिन अभी बच्चे नहीं हैं, 2 लोग रहते हैं। इनकी भी गणना नहीं होगी, इनकी भी गणना होगी और इनको भी गणना करके इनका परिवार हम परिवार संख्या देंगे 3। और मुखिया पे डिपेंड करता है कि वो अलग-अलग लिखवाए या हाँ, ये मुखिया पर निर्भर करता है। और मुखिया हो सकता है कि जो लिखवा रहा है अपने बारे में लिखवा दे, बाकियों को नहीं लिखवाया तो हमको उसके बारे में भी लिखना होगा। और हमने यहाँ पर देखा है 3 लोग रहते हैं, संख्या हो गई 3। अब ये तीनों लोगों के परिवार में हम संख्या भरेंगे 3। परिवार की संख्या यहाँ पर इसीलिए कंफ्यूजिंग है और इसीलिए मैंने छोड़ रखा था कि इसको हम बाद में भरेंगे। संख्या अब यहाँ पर डालेंगे 3 और फिर अब इसके पश्चात हम अब इसको भी भरेंगे कॉलम को। ये भी आवासीय प्रयोजन हो गया, मकान नंबर हो गया 4
और भवन संख्या हो गया हमारा पूर्वज 3। 6 परिवारों को हमने देखा। फिर हम इसमें हम ए बी सी हम तीन हमने इंगित कर लिया। अपना चित्र तो हमने लिख ही दिया गण लिख करके हम इसको 4 नंबर मकान नंबर डाल दिए। फिर अगले मकान में हम देखते हैं कि इस मकान में भी 005 में भी 2 परिवार रहता है। एक आदमी यहाँ रहते हैं, एक आदमी यहाँ रहते हैं। मकान का एग्जिट एक ही है, तो मकान नंबर तो एक ही होगा। तो अब हम फिर देखते हैं इसको। अब हम भरते हैं कोटि संख्या 7 में, क्रमांक संख्या 7 में आते हैं। भवन तो हमारा हो गया 3, लेकिन यहाँ मकान नंबर बदल गया। मकान नंबर बदल गया और इस मकान में हमने किसी को नाम डाला। मान लीजिए कि रामू रहते हैं, या मान लीजिए कि रहीम, कोई नाम डालिए। हाँ चलिए रामू रहते हैं। रामू रहते हैं और रामू के परिवार में सदस्यों की संख्या हम डाल देते हैं 3। ये हमारा परिवार संख्या 1 हो जाएगा। फिर हम एक बगल के घर में जाते हैं और उसी परिवार में दूसरे आदमी आते हैं, राकेश के घर में 5 व्यक्ति रहते हैं। ये उसी घर में उसी मकान में रहते हैं। परिवार का क्रम संख्या यहाँ पर हो गया 2। और अब हम इसी 2 को उठा के इन दोनों में रखेंगे। ये भी हो गया 2, ये भी हो गया 2। परिवार संख्या हो गई 2। एक मकान में कितने लोग रहते हैं? 2 परिवार रहते हैं। तो हमारे 4 इसी 3 नंबर भवन में ही मकान नंबर 5 में 2 परिवार रह रहे हैं। दोनों का हमने विवरण डाल दिया। अब हम फिर अभी इसमें इस कॉलम को भर लेंगे 003 005। ये तो हम भर सकते हैं, लेकिन यही कॉलम हमको बाद में भरना होगा। 8 भरने के बाद, 8 भरने के बाद, हाँ, जब क्रम संख्या 8 भर लेंगे तब इधर आएंगे। और अब हम देखते हैं और भी मकान है गली में। मान लीजिए यहाँ से घर की सीमा समाप्त हो गई, दूसरी तरफ हम मुड़ रहे हैं। सर रामू और राकेश जो लिखे हैं जी, भवन संख्या 4 होगा। भवन संख्या 5 में ही रह रहे हैं। भवन संख्या तो 3 ही है। भवन संख्या 3 ही है। मकान 2 हो गया। बहुत सारे ऐसे घर मिलेंगे, बहुत घनी डेंस आबादी है उसमें, बहुत घनी आबादी। छोटा सा घर है, बहुत भीतर परिवार रहता है, बहुत लोग रहते हैं। दरवाजा आगे से दिखाई देगा छोटा सा दरवाजा, पीछे से बड़ा हो गया। एक बार हम भर लेते हैं। मकान संख्या 4 और 5 पर आते हैं। एक मकान में 4 अब हो गया मकान संख्या 6। यही भरने वाले समझने वाली बात है। बहुत हो गए। हो गया। अब हमको नहीं लगता आपको समस्या है। इसमें कहीं किसी को समस्या है क्या भैया हमारे मित्र गण यदि कुछ पूछना चाहें? हमने 10वें नंबर मकान का विवरण नहीं बताया। कहीं कोई शंका? जितना अधिक से अधिक हो सके प्रश्न किया जाए, सबका कंफ्यूजन हो। मित्रों, हाँ बोल रहे कीजिए ना, उसको बंद करना है। सुमन सर आइए। अच्छा देखिए, मंदिर मस्जिद का जो क्वेश्चन पूछे थे, हाँ, ये देखिए इसमें जो गुरुद्वारा दिखाया है, गुरुद्वारा उसको चौखोट खाने में बना दिया है और घर आवासीय की तरफ से तो मैंने इसी तरह से बनेगा या कोई नया निर्देश? नहीं, पुराना वाला है, पुराना वाला।
देखिए एक समस्या और आती है। आपने अभी जो चित्र देखा, चित्र में कितने 22 उसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है इसमें। 7, क्रम संख्या 7, 3 है। मेरे मित्र का पूछना है कि मकान संख्या जो सीरियल नंबर 7 है, सीरियल नंबर 7 में हम देखते हैं कि भरा गया है 5। भवन संख्या इसमें 3 भरा गया है। भवन संख्या 3 भरा गया है और मकान संख्या इसमें 5 भरा गया है। यहाँ देखिए ये मकान है, ये भवन है मेरा, 3 नंबर भवन में ये भवन हमारा ये है। ध्यान देंगे आप लोग, ये भवन एक है और इस भवन में 2 मकान बने हुए हैं। आप बोलेंगे? ठीक है सर, जैसे सर ने बताया, एक सेकंड, 3 नंबर भवन है, 3 नंबर भवन में 2 मकान है। ये 3 नंबर भवन हो गया। 3 नंबर भवन में 2 मकान है, 4 नंबर और 5 नंबर। ये क्लियर है यहाँ पे। और फिर 3 नंबर भवन में जो 4 नंबर मकान है, इसमें 1 2 3 परिवार है। एक परिवार के लिए एक लाइन, यानी ये कहने का मतलब कि 3 नंबर जो मकान है उसमें बाहर निकलने का 2 दरवाजा है और एक दरवाजा से 3 परिवार निकल रहा है और दूसरे दरवाजे से 2 परिवार निकल रहा है। तो फिर ये एक मकान में जब 3 परिवार है तो इसका सीरियल नंबर 1 2 3 हो जाएगा। परिवार का सीरियल नंबर मकान के आधार पर होगा। ये हम लोग ध्यान देंगे कि परिवार का सीरियल नंबर मकान के आधार पर होगा, न कि भवन के आधार पर। और मकान जहाँ फिर जाके बदलेगा वहाँ परिवार का सीरियल नंबर फिर 1 से शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और यहाँ से देखा जाए, जैसे कहा गया कि शुरू से देखा सुमन सर, भवन संख्या 1 से हाँ। कोई उसी का आपको थोड़ा अवगत ठीक कराइए। ठीक है। भवन संख्या ये भवन संख्या 1 है, मकान संख्या भी 1 है, इसमें मात्र एक ही परिवार है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। एक 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 सब एक कर देना है। अब हम लोग